हेलो एवरीवन, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एचबीएसी इंटरव्यू। एयर कंडीशनिंग के इंटरव्यू जो है, या एसी ऑपरेटर हो या एसी सुपरवाइजर हो या एसी टेक्नीशियन हो, सबके लिए इंटरव्यू जो है 100% गारंटी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं, जिससे 100% आप सक्सेस होंगे और इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। कोई इंटरव्यूअर अगर फेल करने के लिए सोचेगा तो उसको एक बार सोचना पड़ेगा, आपको वेट कराएगा। या आप एक बार वेट कर लीजिए, फिर मैं आपको सोच के बताता हूँ कि आप सिलेक्ट हुए या कि नहीं हुए। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। और एचबीएसी एक ऐसा पार्ट है एयर कंडीशनिंग का जो गल्फ कंट्री में, वहां पे सैलरी अच्छी मिलती है इंडिया के मुकाबले में। तो उससे आप जो है वहां पे अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, एज असिस्टेंट में दे देता है और आपकी सैलरी कम हो जाती है। वही इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं, प्रैक्टिकली आपके नॉलेज होते हैं, लेकिन थ्योरी में क्लियर नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू नहीं पास कर पाते हैं, तो आपका सैलरी कम हो जाता है। तो सैलरी इंक्रीज करना, अगर गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं तो आइए, आपके लिए वीडियो जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छे लगेगा, इंटरव्यू में अगर सक्सेस है, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। अब मैं आपके स्टार्ट करता हूं। टोटल क्वेश्चन 18 है एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, एसी ऑपरेटर से रिलेटेड या एसी टेक्नीशियन से। तो ये जो है एक एक करके मैं आंसर दूंगा। एक पार्ट जो है क्वेश्चन का है और सेकंड पार्ट जो है आंसर का है। ये यहां पे आंसर दूंगा। ये मेरा चैनल का नाम है @विपिन बिहारी डैश सर, और एचबीएसी इंटरव्यू आपको सेंटर में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एसी और एचबीएसी क्या है? तो एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग और एचबीएसी का मतलब होता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे एसी का फुल फॉर्म मैंने, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर दे रहा हूं। एसी मीन्स होता है एयर कंडीशनिंग होगा, और एचबीएसी का मतलब होता है एचबीएसी हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी एसी। ये जो है आपको फुल फॉर्म भी हो गया। और जो है एसी में सिर्फ जो है आपको कूलिंग मिलेगा, रूम के टेम्परेचर कूल किया जाएगा, लेकिन हीट एचबीएसी में आपको हीटिंग भी मिलेगा, कूलिंग भी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आपको एटमोस्फियर के अकॉर्डिंग या सीजन के अकॉर्डिंग। अगर गर्मी में यूज करते हैं एचबीएसी तो आपको ठंडी मिलेगा, और ठंडी में यूज करते हैं तो आपको गर्मी मिलेगा, आपको हीटिंग मिलेगा। और दूसरा वेंटिलेशन, अब बिल्डिंगों आपने देखा होगा, बिल्डिंग में एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, वेंटिलेशन सिस्टम होता है, ये सारी चीज एचबीएसी में आ जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मैं अगर ज्यादा मैं लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगा और टाइम वीडियो जी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे रूप में जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर सकते हैं, और अपनी अपने वर्ड में, अपनी जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसे सफिशिएंट लगेगा वैसा आंसर आप देंगे। मैं आपको समझा दिया हूं ये एसी और एचबीएसी क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है, ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको जो है एसी क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एसी क्या है। तो एसी जो है, एसी में जो है टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट कंट्रोल जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और थर्ड जो आपको जो है डस्ट, और फिफ्थ जो है, फोर्थ जो है आपको एयर मूवमेंट बोलते हैं, एयर मूवमेंट या एयर सर्कुलेशन। ये एयर कंडीशनिंग के 4 पार्ट्स होते हैं और ये कंट्रोल किया जाता है, तभी आपको एसी में अच्छा माना जाएगा। और एसी इसी को कहते हैं, यानी अब टेम्परेचर कंट्रोल होगा, डस्ट कंट्रोल होगा, और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा, एयर का सर्कुलेशन होगा, मूवमेंट होगा, यही एयर कंडीशनिंग हुआ, जो फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो ये आपको एसी का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब
तीसरा क्वेश्चन के आंसर आते हैं सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप किसी भी चीज का टेम्परेचर बताते हो, फारेनहाइट में आपको दिया रहता है तो सेंटीग्रेड में बदलना है, या सेंटीग्रेड में दिया रहता है तो फारेनहाइट बदलता है, तो कैसे बदलते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको हमेशा लाइफ में याद रहेगा और इंटरव्यूअर को अच्छे और इजी रूप में आपको क्लियर कर, जो बड़े फॉर्मूला को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। जैसे आपको C इजकल टू होता है F माइनस 32 भागा 1.8, या F इजकल टू होगा C इंटू 1.8 प्लस 32। किसी भी टेम्परेचर, जैसे आपको फारेनहाइट सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में चेंज करना है, तो अगर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको जो है 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 32 कर देंगे, आपको सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6 प्लस 32, तो कितना हो गया 44.6 डिग्री फारेनहाइट आपको होगा। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा शॉर्ट तरीके में, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेटर में या कन्वर्टर आप कर सकते हैं गूगल के थ्रू, लेकिन आपको कहीं इंटरव्यूअर पूछ देगा तो आपको इजीली रूप बताना है। ये आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब 4 क्वेश्चन पे आते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है जितने भी कंपोनेंट है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, ये एक्सपेंशन वाल, ड्रायर, सारे इंक्लूड होता है। और कैसे वर्क करते हैं आपको मैं एक एक चीज बताता हूं, शॉर्ट में बताऊंगा और स्पेस कम है इसलिए। तो COMP कंप्रेसर शॉर्ट में हो गया। फिर आपको जो है कंडेंसर होगा, फिर आपको जो है ड्रायर जिसे बोलते हैं या फिल्टर होता है, फिर आपको EXV यानी एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवापोरेटर। ये ऐसे एरो है ऐसे, फिर ऐसे एरो आएगा जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और किसी को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको कंपोनेंट जो जो होते हैं आपको एक एक चीज कहकर मैं क्लियर करता हूं। कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को लेकर लो प्रेशर या लो टेम्परेचर लेकर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके आपको वेपर में कन्वर्ट करता है, तो कंप्रेसर का ये काम है। फिर कंडेंसर आपको जो है उसको जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लेकर आपको कूलिंग डावर के थ्रू या एयर कूल्ड है तो कंडेंसर फैन के थ्रू जो है उसको लिक्विड में बदलता है। कंडेंसर का काम है लिक्विड में बदलना। फिर उसके बाद ड्रायर और फिल्टर। ड्रायर जो मॉइस्चर होगा या कोई भी पार्टिकल उसको फिल्टर कर देगा और फिल्टर करने के बाद आपको एक्सपेंशन वाल में जाएगा। एक्सपेंशन वाल जो है आपको हाई प्रेशर हाई टाइम, यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर एक्सपेंड करता है। जे एक्सपेंशन वाल का काम है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करके आपको इवापोरेटर में भेजता है। तो एक्सपेंशन वाल का ये काम है। और एक्सपेंशन वाल के बाद इवापोरेटर में जाता है, तो ये जो आपको हीट एक्सचेंजर्स की तरह काम करता है। अगर लो प्रेशर लो टेम्परेचर है तो और टेम्परेचर इसको कम कर देता है और इवापोरेटर के थ्रू आपको एचयू का पानी जो क्रॉस होता है वो ठंडा मिलता है। या एयर कंडीशनिंग में या डोमेस्टिक यूनिट में आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं, उसमें आपको इंडोर यूनिट होता है और फैन लगा होता है जिसे हमें कूलिंग मिलती है। आपको क्लियर हो गया, ये आपको मैं बता दिया, आपको सुन लिया, एक एक लिख कर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा। तो ये क्लियर हो गया अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। इसकी दूसरा क्वेश्चन होता है एयर कंडीशनिंग का कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो कंपोनेंट आपको यही होगा कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, फिल्टर, एक्सपेंशन वाल, इवापोरेटर। कहीं कहीं ड्रायर फिल्टर नहीं बोलते हैं, लेकिन ये 4 चीजें आपको इंक्लूड होता ही है। तो आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको चिलर प्लांट स्टार्ट और स्टॉप कैसे करते हैं। तो चिलर प्लांट में आपको कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, एज एसी ऑपरेटर जो होंगे तो उनको मालूम होगा जो कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। एक जो है फर्स्ट है चिलर पंप होता है, चिलर पंप।
फिर उसके बाद कंडेंसर पंप, सीटी फैन, फिर एंड चिलर प्लांट। देखिए चिलर प्लांट में आपको ये जितने भी कंपोनेंट है ये सबका नाम मैं बता रहा हूं एक एक करके। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको क्लियर करेंगे। जे कैसे स्टार्ट होता है, सबको ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर के पास जाते हैं उनकी आवाज बंद हो जाता है और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। मैं गलत तो नहीं बोला हूं, मैं गलत तरीके से स्टार्ट तो नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सभी लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको चिलर पंप जो है, कहीं कहीं चिलर प्लांट में चिलर पंप एक होता है, लेकिन कहीं कहीं चिलर प्लांट में आपको प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप होता है। तो प्राइमरी पंप का काम ये होता है एचयू से खींचकर पानी को सेकेंडरी पंप प्लांट में देना है, और सेकेंडरी पंप का काम है प्लांट से खींचकर एचयू में पानी देना। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी पंप यहाँ पे जो है पंप होते हैं। प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप होते हैं। ये जो है ये चिलर पंप के बदले या चिलर पंप होता है वहां पे, ये दोनों नहीं होता, एक ही होता है। पहले इसको स्टार्ट करते हैं, सेकंड आपको कंडेंसर पंप को स्टार्ट करते हैं, फिर सीटी फैन स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में आपको चिलर प्लांट के ऑन ऑफ बटन जो होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं। और चिलर प्लांट स्टार्ट करने के बाद 3 मिनट बाद जो उसकी टाइम डाला हुआ है उस टाइम पे आपको स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। बटन दबाने के बाद तुरंत स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट होने के बाद आपको फिर उसको अगर बंद करने के लिए अगर पूछता जाता है स्टार्ट और स्टॉप, दोनों एंड आपको क्वेश्चन है, तो स्टॉप करने के लिए पहले लास्ट से शुरू में जाना है। तो पहले चिलर प्लांट बंद करना है, फिर उसके बाद जो है पंप फैन सब बंद करना है। अगर चिलर कूलिंग अगर मेंटेन करना है तो आपको कंडेंसर पंप और फैन सिटी फैन बंद कर दीजिएगा, और चिलर पंप चलते रहेंगे जिससे एसी में पानी ठंडा मिलता रहेगा और मेंटेन होगा। और पूरी शट डाउन करना है तो पहले चिलर प्लांट बंद करना है, कंडेंसर फैन बंद करना है, कंडेंसर पंप बंद करना है, और सिटी फैन बंद करना है, और फिर चिलर पंप बंद करना है। आपका ये जो है पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा चिलर प्लांट। तो आपको ये 5 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब आते हैं एचयू और एफसीयू। और एचयू और एफसी के स्पेस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको याद करने के लिए सही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं जो है मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक क्लियर हो गया है, तो 5 तक आपका क्वेश्चन जो है हमने इसको देखिए। आप जो है चिलर प्लांट की 6 नंबर चिलर प्लांट की सेफ्टी क्या है, ये हर क्वेश्चन में इंटरव्यूअर पूछता है कि चिलर प्लांट की सेफ्टी क्या होता है। तो पहला जो है फ्लो स्विच होता है। फर्स्ट जो है फ्लो स्विच, सेकंड आपको एंटी फ्रीज, थर्ड आपको एलपी स्विच, फोर्थ आपको जो है एचपी स्विच, फिफ्थ आपको डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, प्रेशर। 6 आपको जो है पीआरवी, और 7 आपको जो है अप्रोच। ये आपको 7 नंबर सेफ्टी है चिलर प्लांट की। ये सेफ्टी कोई सेफ्टी अगर ये जो है सेफ्टी पे आ गया, प्लांट ट्रिप हो गया तो स्टार्ट नहीं होगा। कोई सेफ्टी जो अगर पैरामीटर से फिर नीचे और ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ सेफ्टी जो है मेंटेन करना होता है जिससे चिलर प्लांट की एफिशिएंसी बनता रहे। तो मैं एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पहला मान लेते हैं आपको रेफ्रिजरेंट।
134R 134A है। ये हाई प्रेशर कंप्रेसर जो है कंप्रेसर के लिए यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल में। एक लो प्रेशर के भी यूज किया जाता है। तो हाई प्रेशर के लिए यूज जो होता है रेफ्रिजरेंट R 134A। 34A जो है आपको एक फ्लो स्विच आपको चिलर लाइन या कंडेंसर लाइन में, अगर पंप नहीं चला है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, तो फ्लो स्विच के अकॉर्डिंग प्लांट नहीं चलेगा, ऑन नहीं होगा। तो फ्लो स्विच आपको सेफ्टी ऐसे काम करता है। फिर आपको एंटी फ्रीज अगर टेम्परेचर ज्यादा डाउन होता है रेफ्रिजरेंट से और आइस होने की संभावना होगा, डिफ्रॉस्टिंग नहीं करेगा, तो ये एंटी फ्रीज काम करेगा और चिलर को ट्रिप करा देगा। तो एंटी फ्रीज का आपके क्लियर हो गया। सिर्फ एलपी है, एलपी लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर उस कंडीशन में काम करता है इन केस ज्यादा कूलिंग हो गया या रेफ्रिजरेंट कम हो गया, उसका लेवल कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, तब भी आपको जो है ट्रिप करा देगा उसको। इसकी एलपी जो है 25 से 35 पीएसआई होता है, हाई प्रेशर आपको जो है हाई प्रेशर पर ट्रिप होगा, जिसको डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। लो प्रेशर को सेक्शन प्रेशर बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहे इंटरव्यूअर, तो आपको लो प्रेशर और सेक्शन प्रेशर सेम होता है। बैक प्रेशर भी उसको बोलते हैं, और हाई प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर ये सेम होते हैं। तो आप हाई प्रेशर या एचपी बोलते हैं या डिस्चार्ज प्रेशर सब एक ही होता है। तो हाई प्रेशर 134A का 150 पीएसआई पे सेट करते हैं। एलपीएचपी क्लियर हो गया सेट पॉइंट। फिर आपको जो है डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, ये डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर जो है 35 से 40 पीएसआई होता है। डिफरेंशियल प्रेशर जो होता है डीपी जिसको बोलते हैं ऑयल प्रेशर, ये जो है 35 से 40 पीएसआई में इसको सेट करते हैं जिससे प्लांट चलते रहे। फिर जो है एक 6 नंबर डिफरेंशियल प्रेशर हो गया। 6 नंबर आपको जो है पीआरबी है। पीआरबी अगर इन केस एचपी हाई प्रेशर काम नहीं कर रहा है या वायर कट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, सेंसर नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में पीआरबी ट्रिप कराएगा। इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ बार। तो पीआरबी की सेटिंग आपको जो है पीआरबी 180 पीएसआई पे यह जो है ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा और जो है प्लांट जो है ट्रिप कर देगा। तो ये पीआरबी जो है ये काम करता है, प्रेशर रिलीफ इसको बोलते हैं। 7 नंबर अप्रोच आपको जो है कंडेंसर में बोलो या उसमें बोलो, क्या बोलते हैं, कंडेंसर में बोलो, दोनों में अप्रोच होना चाहिए जिससे चिलर प्लांट की एफिशिएंसी मिलता रहे और कूलिंग करता रहे, जिससे पानी को वाटर कूल्ड हो और एफिशिएंसी मिले और प्लांट चलता रहे, जिससे एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो और एनर्जी कम से कम एनर्जी में आपको जो बिजली लेकर और जो है आपको क्लियर कर सके कूलिंग। तो आपको अप्रोच जो है इवापोरेटर का अप्रोच जो है, इवापोरेटर आपको लिख दे रहा हूं, आपको 0 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कंडेंसर का होता है 0 से लेकर 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये अप्रोच होता है। इतना तक ये जो है लिमिटेड है, मेंटेन करते हैं और अच्छी कूलिंग मिलती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इस पे जो हम इससे ज्यादा होता है तो हम डिस्केलिंग कराएंगे, क्लीनिंग कराएंगे इवेपोरेटर या कंडेंसर का ट्यूब अगर जाम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, अप्रोच बढ़ेगा, हर एक चीज बढ़ेगा। प्रेशर इन तो जा रहा है लेकिन आउट कम आएगा, तो ये जितना अधिक बढ़ेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपको जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, चिलर प्लांट की सेफ्टी क्या होता है। आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, एफसीयू और एचयू में क्या अंतर है। तो एचयू का मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट होता है और एफसी का मतलब होता है फैन क्वाइल यूनिट होता है। तो एचयू जो है किसी बड़े एरिया में इंस्टॉल किया जाता है, बड़े एरिया को जो है एयर कंडीशनिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन एफसीयू जो एक रूम या छोटे स्पेस के लिए यूज किया जाता है। तो एचयू का फुल फॉर्म होता है एयर हैंडलिंग यूनिट और एफसीयू का मतलब होता है फैन क्वाइल यूनिट। तो एचयू जो है बड़े स्पेस के लिए
बिग स्पेस के लिए यूज किया जाता है कूलिंग करने के लिए, और ये जो स्मॉल स्पेस के लिए अपनी लैंग्वेज में जैसे आप बताना चाहते हैं उनको समझा सकते हैं और बता सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं स्पेस कम होने का टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको छोटे छोटे रूप में आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो ये कोई एच और एफ सी क्लियर हो गया। अब जो है आता है डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी का मतलब होता है डिफरेंशियल टेम्परेचर, और डेल्टा टी पी का मतलब होता है डिफरेंशियल प्रेशर। तो इसका फुल फॉर्म, इसका मीनिंग होगा। तो डेल्टा टी का मतलब होता है, आपको लिख दे रहा हूं कैसे डेल्टा टी कैसे होता है, कैसे लिखते हैं उसको। डेल्टा का सिंबल हो गया, डेल्टा टी हो गया डिफरेंशियल टेम्परेचर हो गया, और डेल्टा पी डिफरेंशियल प्रेशर। डेल्टा टी और डेल्टा पी क्लियर हो गया। इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल टेम्परेचर और डिफरेंशियल प्रेशर। कितना होना चाहिए ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। डिफरेंशियल टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और प्रेशर जो है 4 से 6 psi होगा। ये आपको जो स्टैंडर्ड माना गया है, और यही स्टैंडर्ड आपको बताना है आंसर में, और कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। जो लगभग मैं जो क्वेश्चन बताया हूं आप लॉग बुक में देखेंगे, और पूरे महीने का या एक सप्ताह का या 24 घंटे का कैलकुलेट करके देख के रेशियो निकाल के आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए कर सकते हैं, तो आपको क्लियर होगा और सही होगा। मैं तो बता दे रहा हूं करेक्ट, फिर भी आपको जो प्रैक्टिकली देखना है। तो डेल्टा पी आपको 8 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। मैं आपको स्पेस कम होने के कारण आपको इरेज कर रहा हूं। फिर आपको आते हैं इवापोरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर की अप्रोच क्या है। तो देखिए, अप्रोच का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से ज्यादा कूलिंग ना हुआ उतना कोशिश माने टेम्परेचर जो मेंटेन करने की कोशिश करता, उस टेम्परेचर को अप्रोच टेम्परेचर, निकटतम जो है टेम्परेचर को अप्रोच टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आपको इवापोरेटर का अप्रोच, ये 9 नंबर का आंसर ये हो गया। इवापोरेटर का अप्रोच जो है, फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं क्या होगा। आप बोलेंगे ये तो हो गया होगा, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं इरेज कर रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और स्पेस कम होने के कारण मुझे इरेज करना पड़ रहा है। तो इवापोरेटर अप्रोच, कंडेंसर अप्रोच और कूलिंग टावर अप्रोच क्या होता है, मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं। 9 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर है। तो 9 नंबर इवापोरेटर अप्रोच, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। अप्रोच जो है ये आपको सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर माइनस चिल्ड वाटर लिविंग टेम्परेचर, चिल्ड वाटर लिविंग टेम्परेचर होता है ये दोनों का माइनस करने पे सैचुरेटेड टेम्परेचर ये होता है जिसमें इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट कूल होकर और पानी को ठंडा करता है, वो जो है दोनों का डिफरेंस जो आपको अप्रोच टेम्परेचर होता है। तो इसका अप्रोच टेम्परेचर आपको जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड इवापोरेटर का अप्रोच होनी चाहिए। ये सी है, ये सेंटीग्रेड हो गया। ये जो रेफ्रिजरेंट और जो वाटर ठंडा होकर जा रहा है एचयू में, ये दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस आपको इवापोरेटर का अप्रोच होगा। सेकंड आपको जो है कंडेंसर, कंडेंसर का अप्रोच जो है रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है जो कंडेंसर में, लिक्विड, इसको बोलते सैचुरेटेड, इसे भी बोलते हैं सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर या लिक्विड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर माइनस
कंडेंसर वाटर आउट टेम्परेचर, ये दोनों का टेम्परेचर जो है डिफरेंस, यानी लिक्विड रिफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और कंडेंसर वाटर का टेम्परेचर, इसको आपको जो है कंडेंसर अप्रोच बोलते हैं। कंडेंसर आउट का मतलब ये होता है जो कंडेंसर से आउट होके हीट होके जो टेम्परेचर कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए जाता है, ये दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस जो आपको अप्रोच टेम्परेचर होगा, आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। इससे ज्यादा या कम हो सकता है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो आपको डिस्केलिंग कराना पड़ेगा। ट्यूब में स्केल आ गया है और पानी का प्रेशर नहीं जा रहा है, एफिशिएंट नहीं हो रहा है, कूलिंग टावर में प्रॉब्लम है, तो ये चीजें आपको जो है कंडेंसर का आपको अप्रोच क्लियर हो गया। फिर आते हैं कूलिंग टावर अप्रोच। कूलिंग टावर अप्रोच जो होता है वे कूलिंग टावर आउट टेम्परेचर, कूलिंग टावर वाटर आउट टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ये जो है वेट बल्ब टेम्परेचर आपको साइक्लोमीटर से चेक करते हैं। साइक्लोमीटर में 2 थर्मोमीटर लगा होता है, एक में कॉटन लगा हुआ होता है, एक जो ऐसे ड्राई होता है वो एक ड्राई एयर का टेम्परेचर लेता है, एक जो है वेट एयर का टेम्परेचर लेता है। उस कॉटन को हम गीला करते हैं और गीला करके साइक्लोमीटर को मूव करते हैं, तो वो जो है उस टेम्परेचर से कम होता है जो कूलिंग टावर से ठंडा किया हुआ है। तो वो दोनों का डिफरेंस को जो आपको वेट बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब कम होता है तो आपको कूलिंग टावर में जो पानी जो ठंडा होकर जा रहा है आपको कंडेंसर में, वो टेम्परेचर और वेट बल्ब का टेम्परेचर के डिफरेंस को जो है आपको जो है ये आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इससे ज्यादा होता ही है, आपको कम करना तो बहुत मुश्किल होता है। जितना अगर कम होगा इतनी अच्छी बात है, एफिशिएंसी सही रहेगा। जून जुलाई अप्रैल में जब आपको गर्मी ज्यादा होता है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक गर्मी ज्यादा होता है, तो प्लांट जो है की परफॉर्मेंस उसी में मालूम चलता है कितना एफिशिएंट है चिलर प्लांट। आपको जो 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया, अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर रेंज। रेंज का मतलब होता है इन आउट टेम्परेचर, नहीं कूलिंग टावर का, ये कूलिंग टावर में रेंज यूज किया जाता है, रेंज मापा जाता है। तो रेंज का फॉर्मूला होगा आपको कूलिंग टावर इन वाटर टेम्परेचर, कूलिंग टावर इन वाटर टेम्परेचर माइनस टावर आउट टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस जो है आपको रेंज का लाता है। तो रेंज देखिए, अप्रोच और रेंज में डिफरेंस है। इसमें वेट बल्ब का टेम्परेचर और कूलिंग टावर आउट वाटर का टेम्परेचर ठंडा होने के बाद जो डिफरेंस होता है वो जो है अप्रोच होता है। लेकिन ये जो है इन आउट का टेम्परेचर का डिफरेंस का जो है आपको रेंज कहलाता है। ये रेंज जो आपको कूलिंग आउट एफिशिएंसी में पता करने के लिए आपको ये हम करते हैं। तो रेंज क्लियर हो गया। कूलिंग टावर की कैपेसिटी क्या होती है, तो आप 10 नंबर आपका आंसर हो गया है। आप जो आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर आपको क्वेश्चन होगा कूलिंग टावर की कैपेसिटी क्या होती है। जितना चिलर प्लांट की कैपेसिटी, एक चिलर प्लांट की कैपेसिटी मानते हैं अगर 200 टीआर है या 400 टीआर है, 600 टीआर है, तो उसमें 50 प्लस कर देंगे तो कूलिंग टावर की कैपेसिटी आपको टीआर के मानते हैं। अगर चिलर प्लांट, फॉर्मूला होगा चिलर प्लांट कैपेसिटी प्लस 50, यानी 200 टीआर है चिलर प्लांट प्लस 50 जाएगा टीआर,
तो 250 टीआर का कूलिंग टावर डिसाइड होगा, और कूलिंग टावर होता है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अप्रोक्स यही कैलकुलेशन आता है, और आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो देख भी सकते हैं। तो ये आपको 100% श्योरिटी है, जो भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया इंटरव्यू के लिए आपको 100% सक्सेस होंगे या इंटरव्यू पास होंगे। तो आपको 10-11 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है। आप आते हैं सीओपी। सीओपी क्या होता है? सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी चिलर प्लांट की परफॉर्मेंस क्या है, कैसे काम करता है, और कितना कूलिंग जो है इतना एनर्जी में, जैसे 1 किलोवाट में कितना एनर्जी उसको मिलता है, तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अगर समझने में टाइम लगा होगा तो स्क्रीनशॉट लेके उसको समझ सकते हैं, और बार बार वीडियो देख के और आगे पीछे स्क्रिप्ट करके भी देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको क्लियर कर दिया, करने जा रहा हूं। अब मैं यह जो है मिटा रहा हूं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का आंसर मैं बता रहा हूं। 12 का आंसर सीओपी का फुल फॉर्म होता है सीओपी, को इफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी आप चिलर प्लांट कितना एनर्जी ले रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना आपको जो है दे रहा है, यानी कूलिंग कैपेसिटी कितना दे रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीओपी इजकल टू होता है कूलिंग इफेक्ट, इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट। ये आपको कहां से मिलेगा मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप ये रीडिंग लेते हैं तो एनर्जी मीटर कितना प्लांट में बिजली लगा है और कितना कूलिंग हुआ है। तो कूलिंग मतलब आपको बीटीयू मीटर लगा होता है प्लांट में, प्लांट के आउटपुट में लगता है। आउटपुट मतलब आपको कहीं कहीं आपको जो जो फ्लोर है फ्लोर वाइज लगाते हैं, या किसी के एचयू वाइज भी लगाते हैं। तो टोटल कैलकुलेशन करके बीटीयू में डिवाइड करने आपको, जैसे 1 किलोवाट फॉर्मूला होता है 1 किलोवाट इजकल टू 1 किलोवाट इजकल टू जो है 3412 जो बीटीयू पर आवर होता है, ये आपको फॉर्मूला है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। 1 किलोवाट इजकल टू 3412 बीटीयू पर आवर होता है। तो जितना बीटीयू आया है उस बीटीयू से आपको एनर्जी से डिवाइड करनी है। मानते हैं आपको जो है 3412 ही है, एक ही कर लेते हैं। 3412 बाई 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। ये जो है 3.5 सीओपी आया है, 3.4 जो है सीओपी आएगा। तो ये जो आपको जनरल समझा दिया हूं, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए पूरी रीडिंग आपको बीटीयू निकालना पड़ेगा। बीटीयू पर आवर जो होता है, जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आपको चिलर प्लांट का, यानी 1 किलोवाट में कितना कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, कितना टीआर दे रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको सीओपी समझ में आ गया होगा। दूसरी आपको 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन आपको जो है 1 टीआर में, 1 टीआर, टीआर का मतलब जो है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। 1 टन में कितना सीएफएम होता है? तो 1 टन में आपको 400 सीएफएम होता है। सीएफएम का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। और 1 टीआर में केसीएल, केसीएल का मतलब होता है, देखिए केसीएल मतलब किलो कैलोरी पर आवर कितना होता है। तो 3000 ऐसे स्टैंडर्ड 3024 जो है देखते हैं लोग, लेकिन 3000 हम मानते हैं। तो 3000 केसीएल पर आवर होता है। और दूसरी जो है तीसरा जो है 1 टीआर में कितना बीटीयू होता है? तो 12000 बीटीयू पर आवर होता है। तो आपको क्लियर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन था। 1 टीआर में सीएफएम
KCl और V2 कितने होते हैं? तो एक टीआर में 400 CFM होते हैं। CFM एयर का जो कैपेसिटी नापते हैं, एयर का वॉल्यूम नापते हैं, ये कैपेसिटी एयर की कूलिंग का जो कैपेसिटी नापते हैं। दूसरा टीआर का आपको 3000 KCl किलो कैलोरी पर आवर होगा और एक टीआर में 12000 BTU पर टीआर होगा। ये आपको कूलिंग कैपेसिटी का जो एक टीआर में कितना BTU होता है, कितना KCl होता है और कितना CFM होता है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। आप 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब रेविएशन साइकिल में आपको क्लियर कर रहा हूं कि कैसे होता है। जैसे यहां पे रेफ्रिजरेंट क्या क्वेश्चन आपका, लेटेंट हीट, सुपर हीट एंड सब कूलिंग क्या है? तो लेटेंट हीट यहाँ पे रेफ्रिजरेंट ये सुपर हीट होकर और यहाँ पे इस कंडीशन में लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट होगा, यही है कंडीशन। क्या है? रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जाके और कंडेंसर में जाता है, जाने से पहले जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होता है, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हमेशा याद रखिए, लेटेंट हीट आपको कंडेंसर के इनपुट में होता है। और सुपर हीट आपको इस कंडीशन में होता है, यहाँ पे इसके बीच में जो होगा ये सुपर हीट होगा, ये इसके अंदर में जाकर होगा, ये यही दोनों के बीच में होगा सुपर हीट। सुपर हीट यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी यहाँ भी सुपर हीट माना जाता है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर में HP साइड सुपर हीट है, ये जो LP साइड सुपर हीट यहाँ पे होता है, यहाँ भी सुपर हीट ही माना जाता है। फिर ये जो सब कूलिंग जो है आपको ड्रायर से और ये एक्सपेंशन वाल्व से पहले रेफ्रिजरेंट जो होता है, यहाँ पे सब कूल माना जाता है। सब कूलिंग यहां पे रेफ्रिजरेंट का सब कूलिंग यहां भी सब कूलिंग होगा। तो मुझे आशा है आपको लेटेंट हीट समझ में आएगा। कंडेंसर में आपको रेफ्रिजरेंट जाने के बाद उसके अंदर जो क्रिया होती है वो लेटेंट हीट होता है और जो कंप्रेसर से आउट होकर सुपर हीट, यानी वो जो लिक्विड बनने वाला होता है उसको बोलते हैं सुपर हीट। दूसरी यानी फॉर्म चेंज करने वाला होता है। सब कूलिंग आपको टेम्परेचर, आपको सब कूलिंग एक्सपेंशन वाल में जा रहा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर या इवेपोरेटर में जा रहा है, तो ये एरिया आपको ये हाई प्रेशर साइड है, ये लो प्रेशर साइड है। इस देखिए दो डिवाइड में हो गए, ये हाई प्रेशर साइड है और ये जो है लो प्रेशर साइड है। तो सब कूलिंग जो है यहाँ रेफ्रिजरेंट का होगा, ये वाला एरिया। तो आपको लेटेंट हीट से सुपर हीट और सब कूलिंग क्या होता है आपको क्लियर हो गया। तो आपको क्वेश्चन 13 क्लियर हो गया। रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको क्लियर है तो आपको एक एक आंसर किया। अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको 80% क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इसी में। अब आते हैं चिल्ड वाटर का सेट पॉइंट क्या होता है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आपको जो मिटाऊंगा और मिटा के इरेज करके आपको दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। ये 15 नंबर क्वेश्चन है चिल्ड वाटर का सेट पॉइंट क्या होता है, वो मैं क्लियर करने जा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, चिल्ड वाटर का सेट पॉइंट अगर सेंटीग्रेड में माने तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड माना गया है और फारेनहाइट में मानेंगे तो आपको 44 डिग्री फारेनहाइट माना गया है। इसे थोड़ा बहुत कम करते हैं, ज्यादा भी करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आपको 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 44 डिग्री फारेनहाइट आपको माना गया है। तो ये जो है सेट पॉइंट चिलर प्लांट का ये हो गया क्लियर। तो चिल्ड वाटर का सेट पॉइंट क्लियर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन है TR क्या है। TR का फुल मर होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये जो है कूलिंग की कैपेसिटी मापने की SI यूनिट है। एसी को मापने के लिए ऐसे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन है, कितने टन का एसी है, इसे हम पता लगाते हैं और देखते हैं। तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का मैं एक एक चीज आपको 3 पार्ट में इसका आंसर दूंगा क्या कैसे होगा। तो पहला जो है एक रूम है, दोनों एक रूम की साइज एक ही है,
मान लीजिए 1 टन जो है, 1 टन आइस है, 1 टन आइस है। यहाँ पे जो है इस रूम में जो 1 टन जो है एसी है। ये दोनों जो आइस से भी आपको रूम, ये रूम है, ये रूम है, तो आइस से इसको ठंडा किया जाता है, इसको जो है 1 टन एसी को जो 1 टन एसी से ठंडा किया, दोनों का इफेक्ट सेम ही आएगा। तो दोनों को ये जो है एसी का जो आइस से कंपेरिजन किया गया है। तो पहला आंसर ये होगा। दूसरा आंसर मैं बता रहा हूं क्या होगा। दूसरा आंसर आपको जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है उस टेम्परेचर पर आइस को मेल्ट करने के लिए, यानी 2000 पाउंड, जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट ने एसी का आविष्कार किया था और उसने टन ऑफ रेडिएशन बनाया था। तो 1 टन उनका जो वहां उस समय जो है मेजर करते, 1 टन इजकल टू होता है 2000 पाउंड होता है। 2000 पाउंड में 1 टन माना जाता था। तो एसी भी इसी रूप में मानते थे। तो 2000 पाउंड में 144 बीटीयू जो है, इनर बीटीयू जो है आपको लगता है, यानी ऊष्मा को जो कन्वर्ट करने के लिए बीटीयू का यूज होता है। तो 1 टन में इतना 144 हो गया। अगर 24 घंटे अगर निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो कितना टन होगा। तो ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और फिर मैं आपको इरेज करूंगा। एज आपको ये करते हैं, जैसे आपको 2000 टन पाउंड में 144 बीटीयू होता है। तो 2000 टन को 144 से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा। जैसे 32 डिग्री, अगर किसी भी इसको जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना बीटीयू लगता है, आपको जो 144 बीटीयू लगता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,88,000 बीटीयू आपको 24 घंटे का ये हो गया। अगर वही जो है डिवाइड करेंगे 24 से, डिवाइड 24 से करते हैं तो 1 घंटे का आपको निकल जाएगा कितना टन होता है। 1 घंटे का आपको जो है 12,000 बीटीयू पर आवर, आपको ये जो है बीटीयू पर आवर जो है एसी का टन का ये हो गया टन का। तो आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर 1 टन आइस और 1 टन एसी दोनों एक बराबर होते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आपको 2000 पाउंड इजकल टू 1 टन माना गया है। और 1 टन में 144 बीटीयू ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट जो लेता है। तो 144 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,88,000 जो है आपको बीटीयू जो है 24 घंटे का आपको ऊष्मा कंज्यूम करेगा। तो 1 घंटे का आपको 12,000 बीटीयू, यानी टन ऑफ रेडिएशन, और 1 टीआर का जो है ये टन ऑफ रेडिएशन होता है। आपका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। आपको शॉर्ट में जैसा समझना चाहते हैं उसको बार बार स्क्रिप्ट करके समझ सकते हैं। अब जो है 2 क्वेश्चन बच गया है। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और चिलर प्लांट क्या होता है। जो जिस साइड पे गए हैं आपको एक बार आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो है 2 क्वेश्चन बचा हुआ है आपको क्लियर करूंगा। अब बताते हैं कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कूलिंग टावर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है रेंज बाई अप्रोच प्लस रेंज। मानते हैं आपको जो है रेंज आपको 6 मान लो, 6 हो गया। अप्रोच आपको 4 मानते हैं और रेंज जो है 6 मानते हैं। तो कितना हो गया 6 बाई ई इंटू 100 हो गया, इक्वल टू 6 बाई 10 इंटू 100। 10 से 10 कट गया
आपको 60% इफिशियंसी कूलिंग टावर का इफिशियंसी आपको ऐसे निकालते हैं, जो आपको पैरामीटर में आएगा, जो कैलकुलेशन करने वाला रेंज का फॉर्मूला आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में, अप्रोच का भी बता दिया, तो रेंज अप्रोच प्लस रेंज इंटू 100, तो ये आपको कूलिंग टावर के एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, कहीं भी आप जो है जाते हैं या कहीं प्लांट चला रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा ये किस कंपनी का चिलर प्लांट आप चलाते हैं, या वो कंप्रेसर कौन से टाइप का है, सेंट्रीफ्यूगल है या स्क्रू है। तो ये जो आपको आंसर देना है, जो मेक बतानी है और कंप्रेसर टाइप बतानी है और रेफ्रिजरेंट कौन सा है। 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, मेक पूछेगा, टाइप ऑफ कंप्रेसर, टाइप ऑफ कंप्रेसर पूछेगा, फिर आपको जो है रेफ्रिजरेंट पूछेगा। तो रेफ्रिजरेंट आपको R134A है तो 134A लिखना है। कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल है तो सेंट्रीफ्यूगल लिखना है, सेंट्रीफ्यूगल लिखना है, या स्क्रू है तो स्क्रू लिखना है। फिर उसके बाद मेक जो है ब्लू स्टार है, यॉर्क वाला है, या आपको कैरियर है, हिटैची है। जिस कंपनी का प्लांट लगा उस कंपनी का नाम बताइए, फिर आपको कंप्रेसर टाइप बताइए और रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज किया रहा है वो आपसे पूछेगा और आपको क्लियर करेगा। तो ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा टोटल आपको 18 का 18 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड को शेयर करना है। 100% रिजल्ट आपको आएगा। अगर मेरे क्वेश्चन के बताए हुए से अगर सक्सेस हो जाते, कमेंट जरूर लिखेंगे जो आपका जो बनाया हुआ वीडियो जो है मेरे लिए काम की होगी, तो मुझे एनर्जी मिलेगा और मैं इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए।